क्वालिटी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एन मुताबिक सैंपल कलेक्ट कर रहा है। होम सैम्पलिंग की ये सहूलत पाकिस्तान के 30 से जायद शहरों में मौजूद है। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए 03-111-456-789। चुगताई लैब लाई एक और आसानी। अगर लैब टेस्ट की जरूरत हो तो घर में रहें और मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन से बुकिंग करवाएं, क्योंकि हमारा मुस्तैद और तरबियत याफ्ता अमला आपके घर पहुंचकर क्वालिटी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एन मुताबिक सैंपल कलेक्ट कर रहा है। होम सैम्पलिंग की ये सहूलत पाकिस्तान के 30 से जायद शहरों में मौजूद है। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए 03-111-456-789। चुगताई लैब लाई एक और आसानी। अगर लैब टेस्ट की जरूरत हो तो घर में रहें और मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन से बुकिंग करवाएं, क्योंकि हमारा मुस्तैद और तरबियत याफ्ता अमला आपके घर पहुंचकर क्वालिटी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एन मुताबिक सैंपल कलेक्ट कर रहा है। होम सैम्पलिंग की ये सहूलत पाकिस्तान के 30 से जायद शहरों में मौजूद है। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए 03-111-456-789। चुगताई लैब लाई एक और आसानी। अगर लैब टेस्ट की जरूरत हो तो घर में रहें और मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन से बुकिंग करवाएं, क्योंकि हमारा मुस्तैद और तरबियत याफ्ता अमला आपके घर पहुंचकर क्वालिटी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एन मुताबिक सैंपल कलेक्ट कर रहा है। होम सैम्पलिंग की ये सहूलत पाकिस्तान के 30 से जायद शहरों में मौजूद है। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए 03-111-456-789। चुगताई लैब लाई एक और आसानी। अगर लैब टेस्ट की जरूरत हो तो घर में रहें और मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन से बुकिंग करवाएं, क्योंकि हमारा मुस्तैद और तरबियत याफ्ता अमला आपके घर पहुंचकर क्वालिटी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एन मुताबिक सैंपल कलेक्ट कर रहा है। होम सैम्पलिंग की ये सहूलत पाकिस्तान के 30 से जायद शहरों में मौजूद है। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए 03-111-456-789। चुगताई लैब लाई एक और आसानी। अगर लैब टेस्ट की जरूरत हो तो घर में रहें और मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन से बुकिंग करवाएं, क्योंकि हमारा मुस्तैद और तरबियत याफ्ता अमला आपके घर पहुंचकर क्वालिटी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एन मुताबिक सैंपल कलेक्ट कर रहा है। होम सैम्पलिंग की ये सहूलत पाकिस्तान के 30 से जायद शहरों में मौजूद है। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए 03-111-456-789। चुगताई लैब लाई एक और आसानी। अगर लैब टेस्ट की जरूरत हो तो घर में रहें और मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन से बुकिंग करवाएं, क्योंकि हमारा मुस्तैद और तरबियत याफ्ता अमला आपके घर पहुंचकर क्वालिटी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एन मुताबिक सैंपल कलेक्ट कर रहा है। होम सैम्पलिंग की ये सहूलत पाकिस्तान के 30 से जायद शहरों में मौजूद है। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए 03-111-456-789। चुगताई लैब लाई एक और आसानी। अगर लैब टेस्ट की जरूरत हो तो घर में रहें और मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन से बुकिंग करवाएं, क्योंकि हमारा मुस्तैद और तरबियत याफ्ता अमला आपके घर पहुंचकर क्वालिटी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एन मुताबिक सैंपल कलेक्ट कर रहा है। होम सैम्पलिंग की ये सहूलत पाकिस्तान के 30 से जायद शहरों में मौजूद है। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए 03-111-456-789। चुगताई लैब लाई एक और आसानी। अगर लैब टेस्ट की जरूरत हो तो घर में रहें और मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन से बुकिंग करवाएं, क्योंकि हमारा मुस्तैद और तरबियत याफ्ता अमला आपके घर पहुंचकर क्वालिटी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एन मुताबिक सैंपल कलेक्ट कर रहा है। होम सैम्पलिंग की ये सहूलत पाकिस्तान के 30 से जायद शहरों में मौजूद है। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए 03-111-456-789। चुगताई लैब लाई एक और आसानी। अगर लैब टेस्ट की जरूरत हो तो घर में रहें और मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन से बुकिंग करवाएं, क्योंकि हमारा मुस्तैद और तरबियत याफ्ता अमला आपके घर पहुंचकर क्वालिटी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एन मुताबिक सैंपल कलेक्ट कर रहा है। होम सैम्पलिंग की ये सहूलत पाकिस्तान के 30 से जायद शहरों में मौजूद है। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए 03-111-456-789। Assalamualaikum everyone. Welcome back to another interesting episode of Chugtai Lab Live.
जैसे कि आप सब जानते हैं हमारा सोली फोकस इस महीने में डायबिटीज़ पे है और हम आपको डायबिटीज़ को हर एंगल से समझाने, उसकी बात करने, उस पे अवेयरनेस देने, आपके मसलों को सॉल्व करने, आपके सवालों को लेने हमने इस पूरे मंथ के लाइव सेशंस इसी उसे डिज़ाइन किए हैं। पिछले 2 सेशंस के अंदर आपने देखा हमने बात की न्यूट्रिशन पे, खाने पे, लाइफ़स्टाइल पे और हमने प्रेगनेंसी पे और ओवरऑल जो औरतों का हेल्थ और रिस्क फैक्टर है उस पे बात की। आज हम एक और अहम एंगल आपके सामने लेकर आए हैं कि डायबिटीज़ एंड बोन हेल्थ। हड्डी आपके जिस्म, अगर हड्डी है तो आप हैं, अगर आप मजबूत हैं, आपके अंदर आपकी बोन हेल्थ जो है वो साउंड है, वो मेंटेन्ड है, आपको अवेयरनेस है कि आपने अपने जिस्म का ख्याल किस तरह रखना है, यू विल लीड अ वेरी हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ। मगर खुदा ना खास्ता हड्डी में मसला हो जाए, तकलीफ हो जाए, कमज़ोर हो जाए, टूट जाए, या आपको आइडिया ना हो कि आपकी जो प्रैक्टिसेस अभी चल रही हैं उससे आपकी हल्के हल्के हड्डी की जो हेल्थ है, जो हड्डी की स्ट्रेंथ है वो ख़त्म हो रही है और फिर इवेंचुअली अगर कोई हादसा हो तो फिर आपकी रिकवरी स्टेजेस में बहुत डिले हो जाती है। ये तो था एक ओवरव्यू, मगर इसकी डिटेल में सिनेरियो बाय सिनेरियो डायबिटीज़ से लिंक करके हमारे साथ जो हमारे आज के डॉक्टर हैं, डॉक्टर शफकत वसीम, हु इज़ आवर ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट सर्जन, और ये बैठते हैं चुगताई मेडिकल सेंटर में जो कि हमारा DHF फेज़ 4 लाहौर में है। ये आपको वहाँ पे मंडे टू फ्राइडे शाम 6 से 7 बजे रोज़ मिलेंगे। तो अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट चाहते हैं, इनकी एडवाइस चाहते हैं, आप सिंपली हमारे सेहत के नंबर पे फ़ोन करें और इनसे अपॉइंटमेंट ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या वालेकुम हाल है सलाम आपके? जी। डॉक्टर मैं ठीक हूँ सारा। आज जो है आप अभी मुझे सब समझा रहे थे कि ये टॉपिक इतना अहम क्यों है और हमने लोगों को इसके ऊपर डिटेल में अवेयरनेस क्यों देनी है, हम उस पर आते हैं। मगर उससे पहले अगर आप हमें ब्रीफली अपना इंट्रोडक्शन दें, आपने क्या किया हुआ है, जो है आप अपनी फील्ड के बारे में इतनी पैशनेट क्यों हैं जी और आज जो है हमसे आप क्या बात करने वाले हैं? जी, मैं डॉक्टर शफकत वसीम हूँ। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ चुगताई मेडिकल सेंटर डबल डी में। वैसे मैं एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ सिम्स सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि सर्विसेज हॉस्पिटल के साथ अटैच है। वहाँ पे मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और मेरा जो पैशन है वो बोन हेल्थ पे है। एंड ऑलवेज वी आस्क द पेशेंट, लव योर बोन्स। अगर आपकी हड्डियां साउंड हैं तो आपकी क्वालिटी लाइफ है। बेसिकली आजकल जो प्रेस्टीज है, जैसे लोग पहले पैसे बनाते थे, घर बनाते थे, गाड़ियां रखते थे, दैट वाज अ स्टेटस सिंबल। बट इन दिस इरा टिपिकली टू हैव अ हेल्दी लाइफ, हैव अ disease free life is the main option and it's the status symbol these days. Yes. अब बात हो गई कि डायबिटीज़ जो है ये इसका जो बर्डन है पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है जी। डायबिटीज़, जिसको मुर्फ़े आम में ज़ियाबतीस या शुगर कहते हैं, इसने दुनिया में बहुत लोगों को इन्वॉल्व किया है और जिसकी वजह से लोगों में इसकी कॉम्प्लिकेशंस इतनी हैं, अगर इसको हमने पुअरली कंट्रोल किया या हम इसको कंट्रोल नहीं करते, लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, वो इसको देखते हैं, अपना ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर कर रहे होते हैं, HbA1c जो कि 3 महीने का एक टेस्ट है उसको देख रहे होते हैं, दवाइयां ले रहे होते हैं, डाइट से कंट्रोल कर रहे होते हैं, एंड स्पेशली जो इसके साथ कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड हैं बिगनिंग फ्रॉम द हेड टू टो। अगर आप देखें, शुगर जो है वो आपके ब्रेन को अफेक्ट करती है, आपकी आंखों को अफेक्ट करती है, आपकी विजन मुतासर होती है, आपके मसल्स को डिस्टर्ब करती है, मसल मैस कम होता है, जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, हार्ट के इश्यूज होते हैं जैसे माइक्रोवैस्कुलर एंड मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, आपकी नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं जिसको हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, अलॉन्ग विद दैट आपकी किडनीज अफेक्ट होती हैं, और स्पेशली डायबिटिक फुट पे अल्सर्स बनते हैं, गैंग्रीन होती है, इवन के बात यहाँ तक चली जाती है कि आपकी टांग को खुदा ना खास्ता काटने की नौबत आ जाती है जी।
इन सारी चीज़ों को लेके लोग बहुत परेशान हैं और इसकी केयर करते हैं, मुआयना कराते हैं, देखते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं। लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि अभी तक हिडन था, जिसको लोग इतना तवज्जो नहीं दे रहे थे, वो ये है कि डायबिटीज एंड बोन हेल्थ दे आर डायरेक्टली इंटरलिंक्ड। राइट। लेकिन इस पे एम्फेसिस नहीं था, इस पे फोकस नहीं था। रिसेंटली कुछ ऐसी स्टडीज आई हैं जिन्होंने साबित किया है कि शुगर वाले पेशेंट्स जो हैं उनमें हड्डियां राइट फ्रॉम द बिगनिंग खराब होनी शुरू हो जाती हैं और पेशेंट की क्वालिटी लाइफ इफेक्ट होती है। सही। तो जिसके लिए अब इस पे फोकस आ गया, इसको एक कॉम्प्लिकेशंस में शामिल कर लिया गया कि शुगर की, ज़ियाबतीस की एक जो वेल नोन कॉम्प्लिकेशन ये भी है जो कि लोगों से हिडन थी, जिसके बारे में लोग इतना ज़्यादा केयरफुल नहीं थे और इसको मॉनिटर नहीं कर रहे थे। सही है। अब डायबिटीज़ को अगर आप देखें तो डायबिटीज़ दो तरह की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। जी। टाइप 1 डायबिटीज़ वो है जिसमें कि इंसुलिन ही नहीं बन रही और ये हमारे यंगर पॉपुलेशन में, नौजवानों में, बच्चों में, अर्ली एज में हो जाती है। इंसुलिन नहीं बन रही होती डायरेक्टली। ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ है इसमें क्या होता है, जिस तरह आप कह लें कि शुगर के अंदर, डायबिटीज़ के अंदर आपके जो एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज हैं वो आपके सारे सिस्टम्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह ये ग्लूकोज जब हड्डियों में जाती है तो हड्डियों में जो सेल्स होते हैं जो हड्डी को बना रहे होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, कि उनको डिस्टर्ब करती है, उनकी फंक्शनिंग कम हो जाती है, हड्डी बनने का अमल कम हो जाता है। और क्या होता है, जो एक नॉर्मल आर्किटेक्चर है बोन का जिसमें प्रोटीन्स हैं, लेमेलर सिस्टम है, उसकी डिस्टर्बेंस होती है। तो क्वालिटी वाइज हड्डी कमजोर होती है और राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा होता और ये चलती है और आहिस्ता 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 हड्डियों को वीक करी जाती है। ठीक है। एंड स्पेशली आफ्टर 50s हम देखते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस एक वर्ड हम देखते हैं, हड्डियों की शिकस्त व रेख या हड्डियों का भुरभुरा हो जाना, जो कि स्पेशली फीमेल्स में बहुत कॉमन है। और हड्डी अगर वीक है या हड्डी कमजोर है तो क्या होता है कि इसको हम फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स कहते हैं। एक नॉर्मल बंदे के मुकाबले में एक बंदा वो जिसकी हड्डी पहले से वीक है, ट्रिवियल ट्रॉमा, थोड़ी सी चोट लगी, कोई गमला उठाया, कहीं पे पाँव टच कर गया तो यू गॉट एन फ्रैक्चर। और जब फ्रैक्चर हो जाए तो आपको पता है कि आपकी मोबिलिटी डिस्टर्ब हो गई, आप बर्डन बन गए अपनी फैमिली पे, अपने सिस्टम पे, अपने उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब हमने करना क्या है, एंड स्पेशली जो ख़वातीन हैं आफ्टर 50s इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ में, उनमें एक नॉर्मल खातून से 12 गुना ज़्यादा चांस बढ़ जाता है हड्डी के फ्रैक्चर होने। अच्छा, सही। और शुगर को देखते हुए अगर हम देखें कि किसी को डायबिटीज़ है उसमें तो ज़ख्म नहीं ठीक होते। अगर वेल कंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो चीज़ें बेहतर रहती हैं, लेकिन यूजुअली हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में उतनी अवेयरनेस नहीं है, उतना स्ट्रिक्ट डाइट प्लान्स नहीं आते, उतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं रखा जाता। तो क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाए तो आप बेड रिडन हो गए, बेड रिडन हो गए तो अगर कोई आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आपकी जो हड्डियां हैं वो उस रफ्तार से नहीं जुड़ेंगी एज कम्पेयर टू दूसरी नॉर्मल पर्सन में जुड़ रही हैं। सही। आप पे फाइनेंशियल बर्डन बढ़ गया, जब आप बेड पे चले गए तो दूसरी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी ज़्यादा हो जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम फोकस कर रहे हैं कि बंदे जो डायबिटीज़ के साथ हैं उनमें हमने अवेयरनेस देनी है कि वो अपनी हड्डियों का ख्याल रखें। सही। और इसी तरह जो टाइप 2 डायबिटीज़ है जो कि आम तौर पे 50 या 40 साल के बाद लोगों में आती है, जिसमें कि लोगों का वेट भी ज़्यादा होता है, स्पेशली इसका जो इशू है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। इंसुलिन तो बन रही होती है लेकिन सेल्स उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। उनमें क्या होता है, उनमें भी 50 के बाद तो वैसे ही हड्डियां वीक हो रही हैं, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। उसके साथ साथ ये आता है कि अंदर से ये हड्डी की क्वालिटी कमज़ोर हो रही है और फिर उनमें भी मैनी फोल्ड्स टू हैव अ फ्रैक्चर, ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। ठीक है। और इसके लिए अब दो बातें हैं कि जो शुगर है उसको तो हमने कंट्रोल करना ही करना है, उसके साथ साथ हमने जो शुगर के साथ हड्डी की हेल्थ के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, दैट इज़ फिजिकल एक्टिविटी। अगर हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी को रखेंगे तो एक लॉ है जिसको वुल्फ्स लॉ कहते हैं कि जितना स्ट्रेस आता है बोन पे उतना ही आपकी हड्डी स्ट्रांग होती है, प्रोवाइडेड कि आप डाइटरी सप्लीमेंट्स जिसको हम कह लें कैल्शियम है,
विटामिन डी है एंड प्रोटीन्स हैं, वो अगर लेते हैं तो हम बोन हेल्थ को कोप कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम देखें कि जो हड्डियों की सेहत का ताल्लुक है उसका 18 साल तक आम कॉमन पब्लिक में हड्डी की ग्रोथ होती है लेंथ वाइज, कद बढ़ना, और उसके बाद बोन डेंसिटी जिसको हम कहते हैं हड्डी की मजबूती, ये जाती है लेट 20s में 28 साल तक। 28 साल तक अगर आपकी हड्डी जितनी मजबूत हो गई 28 के बाद जब यू टर्न इनटू 30s एंड 30 प्लस, तो क्या होता है, जो बोन बन गई दैट विल स्टेज देयर, या वो ग्रेजुअली डिटीरियोरेट करेगी, उसको हम बेहतर नहीं कर सकते। पहला जो मेरा लेसन है वो तो यही है कि यंगर एज में ही आपको अबाउट योर बोन हेल्थ बड़ा ही मेटिकुलस होना चाहिए। उसके लिए क्या है, फिजिकल एक्टिविटी, वो हमने बात कर ली। कैल्शियम, अब कैल्शियम जो है डेली जो रिकमेंडेड अलाउंस है कैल्शियम का जनरल पब्लिक में, हम डायबिटिक्स की बात भी साथ ही कर लेते हैं। इवन डायबिटिक्स जो है उन्होंने 1000 मिलीग्राम से लेके 1200 मिलीग्राम तक कैल्शियम डेली लेनी है। ठीक है। और वो कैसे आती है, सबसे अच्छा सोर्स है डाइटरी सोर्स, दूध लेते हैं आप, दही लेते हैं, योगर्ट लेते हैं, इसके अलावा जो दूसरी चीजें हैं जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ब्रोकली है, पत्तों वाली सब्जियां हैं, ऑरेंज जूस है, नट्स हैं, इसमें कैल्शियम होती है। लेकिन जो अच्छी अमाउंट है वो डेयरी में होती है। लेकिन जो शुगर वाले पेशेंट हैं वो दूध को लेते हुए थोड़ा घबराते हैं, दही को लेते हुए घबराते हैं, लेकिन उनको चाहिए कि वो लो फैट डाइट लें। ठीक है। अगर हम इस 1200 को देखें तो हमने कैसे पूरी करनी है, अगर एक ग्लास कोई बंदा दूध का लेता है प्योर मिल्क तो उसको 300 मिलीग्राम कैल्शियम आती है। ठीक है। और अगर कोई चीज का स्लाइस लेता है वो 200 मिलीग्राम कैल्शियम उसको मिलती है। इसके साथ साथ एक बंदा है वो योगर्ट का एक बाउल लेता है उसको 300 मिलीग्राम मिलती है। ऑरेंज जूस अगर आप लेते हैं आपको 100 मिलीग्राम कैल्शियम मिलती है। नट्स की एक मुट्ठी ले लें या एलमंड्स की मुट्ठी ले लें, उसको आप 100 मिलीग्राम कैल्शियम। दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। ये 1200 आपने पूरी करनी है रादर, और प्रेगनेंसी में या मदर फीड में तो और बढ़ जाता है इसका जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है। तो होता क्या है कि हम लोग इतना डाइटरी सोर्सेज से नहीं ले रहे होते। जब हम इसको डाइटरी सोर्स से नहीं ले रहे होते, बॉडी को अपने अदर फंक्शंस के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए, दिल के धड़कने के लिए कैल्शियम चाहिए होती है। सही। तो क्या होता है कि जो कैल्शियम है वो अगर आप बाहर से नहीं ले रहे तो वो कैल्शियम आपकी हड्डियों से आती है। सही। जो हड्डियां आपकी ऑलरेडी वीक हैं, तो क्या होता है कि कैल्शियम हड्डियों से बाहर निकल के ब्लड में आई और हड्डियां और फ्रेजाइल हुई। बिल्कुल, वो तो खाली हो रही है ना। एंड स्पेशली ये जो हम कैल्शियम और विटामिन डी डेली सोर्सेज से ले रहे हैं, अगर हम विटामिन डी हमारी कम है तो जितनी मर्जी हम कैल्शियम ले रहे हैं वो हमारे लिए काबिल इस्तेमाल नहीं होती, बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे। ठीक है। अब जो एक मिसकंसेप्शन है हमारे मुल्क में, वैसे तो पहले ये था कि अगर एक दफा आप धूप में एक्सपोज हो जाएं तो आपको एक दिन की डाइटरी विटामिन डी मिल जाती है। ओके। और लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा जो विटामिन डी है इसका जो नेचुरल सोर्स है वो तो सन है, सूरज है। 90% विटामिन डी सन से आती है। लेकिन हमारे मुल्क में ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप है, लेकिन हम लोग उस तरह से बाहर नहीं निकलते, अपनी बॉडी को एक्सपोज नहीं करते। और 2-4 स्टडीज आई हैं जिसमें देखा गया है कि जो ऑलमोस्ट 70+ जो लोग % हैं दे आर लैकिंग विटामिन डी। तो धूप से तो वो आ नहीं रही। अब दूसरी कोई खुराक में इस तरह की चीज़ें नहीं होती, मांस वाला ट्यूना है, थोड़ी फिशेस हैं, या कोई लिवर कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल्स हैं जिनमें थोड़ी बहुत विटामिन डी होती है, लेकिन उस तरह से डाइट में विटामिन डी नहीं आती। तो विटामिन डी को भी आपने सप्लीमेंट करना है, आपने कैल्शियम को भी सप्लीमेंट करना है, क्योंकि खाने पीने में इतनी कैल्शियम आप अपनी बॉडी में नहीं ले जा सकते। अगर कोई लेता है तो वेरी वेल। सही। जो स्पेशली डायबिटिक्स हैं उनमें चाहिए कि वो लो फैट लें, उसमें फैट जिसमें निकली हो, जिसमें स्किम मिल्क कह लें जैसे आप, ऐसे ही ये जो 2 चीजें हैं, कैल्शियम हम ले तो नहीं रहे होते लेकिन हम कैल्शियम जाया कर रहे होते हैं। वो कैसे? जो लोग 1 कप चाय का डेली अगर कोई लेता है तो उसकी 200 मिलीग्राम कैल्शियम डिप्लीट हो रही होती है, जाया हो रही है। क्या बात।
इसी तरह जो सोडा या फिजी ड्रिंक्स हैं, जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, जो हम बेवरेजेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, रादर जी। दे आर, लोग कहते हैं जी हम तो डाइट इस्तेमाल कर रहे हैं। डाइट सोडा जो है वो भी उतना ही हार्मफुल है हड्डियों की हेल्थ के लिए जितना कि हम जो रेगुलर यूज कर रहे होते हैं सोडा। राइट। जो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, एक बॉटल लेने से 300 मिलीग्राम कैल्शियम जाया, और एक चाय या कॉफी का कप पीने से 200 मिलीग्राम कैल्शियम जाया। उफ, तो हम उतना ले नहीं रहे दूध या दही या डेयरी हाँ, प्रोडक्ट जितना हम जाया कर रहे जाया हैं। कर रहे हैं। और वो क्या करते हैं, ऊपर से आपको अगर शुगर है और आप अपनी डाइट में नहीं ले रहे ये चीज़ें, तो आप अपने समझ लें कि बॉडी को एक्सपोज कर रहे हैं। ये आ बैल मुझे मार वाली बात है कि मेरी हड्डी फ्रैक्चर होगी और मैं बेड रिडन हो जाऊंगा और पूरे मुआशरे के लिए एक बर्डन बन जाऊँ। सही। तो टेक होम मैसेज या जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डू द रेगुलर एक्सरसाइजेस, कीप योर लाइफस्टाइल हेल्दी, अपना वेट ना बढ़ने दें। रेगुलर आपने कैल्शियम लेनी है इन एनी सॉर्ट। अपने डॉक्टर से मशवरा करें, अपने मॉलिज से मशवरा करें, रोज खाइए और पूरी जिंदगी खाएं। ये नहीं है कि 2 महीने ले ली, 3 महीने ले ली, फिर छोड़ दी। इसी तरह विटामिन डी है, लोग लेते हैं, बहुत सारी अवेयरनेस आ गई है अब लोगों में, लेकिन विटामिन डी कैसे लेनी है, उसको किस तरह से आपने कंटिन्यू करना है, उसको मेंटेन कैसे करना है, इसके लिए अब आपको चाहिए कि आप या तो खुद से अपने टेस्ट करवाएं या अपने मॉलिज से मशवरा करके इस पे कीप एन आई ऑन इट, ताकि आप हेल्दी होंगे, आप चलते फिरते होंगे तो अच्छी लाइफ गुजारेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस नाउ। जी जी अच्छा, एक तो आपने कहा कि जी विटामिन डी को आपको धूप से मिल जाएगी। जी जी। ये भी बता दें कि एवरेजली धूप में खड़ा कितनी देर होना है? देखिए, अगर कोई नॉर्मल पर्सन विद एक्सपोज, यानी कि उसके बाजू नंगे हैं, उसका फेस एक्सपोज है, 1.5 घंटा धूप में रहता है, तो 60% लोगों को डेली मिल जाती है। 1.5 घंटा, लेकिन हम, और वो भी वो धूप जो 10:30 बजे से लेकर 3 बजे तक, अच्छा, क्योंकि धूप के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, वो हमारी स्किन पे पड़ती हैं और फिर स्किन से एक अमल शुरू होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को वो कन्वर्जन होती है, डाईहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल हम उसको बोलते हैं, एक मरकब बनता है जो कि हमारे लिवर में जाता है, लिवर से किडनी में जाके एक्टिवेट होता है और तब वो होती है। लेकिन फिर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि धूप जो है, सर्दियों की धूप में वो वेवलेंथ नहीं होती पाकिस्तान में, जो कि आपको विटामिन डी प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होती है। स्पेशली यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में वो धूप इतनी अच्छी होती है, लेकिन वहाँ पे तो सन निकलता ही नहीं है, अगर निकले तो वो काफ़ी अच्छी उनमें वेवलेंथ होती है। पाकिस्तान में इस तरह से नहीं है, तो हमारी लोगों से ये एक भरपूर किस्म की रिक्वेस्ट है कि वो अपने विटामिन डी का ख्याल रखें। इसको मैजिक पिल कहा जाता है यूरोप में और अमेरिका में, कि इट्स अ मैजिक पिल। ये बहुत सारे सिस्टम्स को बेहतर करती है, स्पेशली आपके जो कैल्शियम, विटामिन डी की मेटाबॉलिज्म जो है, ये आपकी हड्डियों की साउंड हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सही। तो वो जो है, अगर हमें यहाँ पे इस टाइम अगर हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि धूप में हम नहीं जा रहे या हमें खुद पता है कि हमारा एक्सपोजर नहीं हो पा रहा, तो जो अगर हम डॉक्टर से मशवरा करके जो पिल आती है, वो या जो इंजेक्शन होता है या जो पीना होता है, वो करके हम विटामिन डी को अपना मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल मेंटेन करना है। और हमने जो देखा है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि लोग जब कोई, अब बाजार में बहुत सारी अवेलेबल हैं चीजें जिसमें इंजेक्शन है विटामिन डी के, जिसमें कैप्सूल्स हैं, जिसमें गोलियां हैं, जो डेली हम देखते हैं। एक तो आती हैं 10,000, 1,000, 10,000, 50,000, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट तक बाजार में अवेलेबल है। सही। अब वो आपने कैसे लेना है वो आपको डॉक्टर आपके बताते हैं यूजुअली कि किस तरह लेना है, लेकिन उसको मेंटेन भी करना है, वक्तन फक्तन अपना विटामिन डी लेवल चेक करना है। और इसी तरह कैल्शियम, या तो आप उसको अपनी ग़िज़ा के साथ लें, या फिर अगर आप उतने दूध या दही या जो डेयरी है वो नहीं ले सक रहे, तो कैल्शियम की जो गोली है वो जरूर लें। और इसको कंटिन्यू करना है ताकि आपकी हड्डियों की हेल्थ बेहतर रहे, क्योंकि 50 साल के बाद तो वैसे ही ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको हम हड्डियों का भुरभुरापन कहते हैं, वो होता है। और अगर हम मेंटेनेंस डोज नहीं ले रहे होते तो आप हर वक्त प्रोन है, क्योंकि आप देखें शुगर वाला जो पेशेंट है उसमें विजन के इश्यूज होते हैं, उसमें बैलेंस के इश्यूज होते हैं, उसमें जॉइंट के इश्यूज होते हैं, उनके मसल्स वीक हो गए होते हैं, उनमें चलने फिरने में इश्यूज आ रहे होते हैं। तो क्या होता है, ऑलरेडी हड्डियां वीक हैं, साथ कभी ब्लड शुगर लेवल कम हुआ या ज्यादा हुआ
या ब्रेन में कोई इंसल्ट आई तो क्या होता है उसमें फॉल का या गिरने का बहुत ज्यादा अंदेशा होता है इन पेशेंट्स में, सही स्पेशली ओल्ड एज जो पॉपुलेशन है। सही आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यंगर पॉपुलेशन, हम्म स्पेशली जो ओल्ड एज है। एक तो उनको आपने फॉल से बचाना है, गिरने से बचाना है, घर में इस तरह से इन्वायरमेंट बढ़ा के रखें कि वो गिरे ही ना, एंड अगर गिरे तो उनकी हड्डियों की हेल्थ इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो उनकी हड्डी को छोटा सा भी अगर ज़रब आ गई तो वो फ्रेजाइल है, फ्रैक्चर हो जाएगा। फ्रैक्चर की अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। देखा गया है कि जो बूढ़ों में जब बूढ़ा गिरते हैं, स्पेशली हिप का फ्रैक्चर होता है, वो चलने फिरने से रह जाते हैं, वो बेड रिडन हो जाते हैं। तो बेड रिडन होने के बाद हमने देखा है कि जो 30% पीपल है दे कैन डाई विद इन 3 months इफ वी डोंट ट्रीट इट। जब ट्रीटमेंट की बात आती है तो क्या होता है कि अगेन इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो शुगर का पेशेंट है, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती और साथ में मसले चल रहे होते हैं गुर्दों का, ब्लड प्रेशर का, हार्ट का, ब्रेन का, वास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो उन लोगों की जो हेल्थ है फिर पहले ही स्टेक पे होती है। गिरते हैं, ऑपरेशन या सर्जरी की जरूरत होती है, तो क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती है, इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। सही मरीज की हड्डी जैसे नॉर्मल पॉपुलेशन में जुड़ती है, इन लोगों में वो उस तरह से नहीं जुड़ रही होती, डिलेड सारे काम होते हैं, एंड इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर एन ऑर्थोपेडिक सर्जन कि हम उस मरीज को दोबारा अपनी जिंदगी में वापस ले आए, उसको रिहैबिलिटेट करें, उसको इंडिपेंडेंट कर दें। अदरवाइज क्या होता है, वो पेशेंट जो है वो अपने घर वालों पे बर्डन, अपने लिए हैंडीकैप, और सारे मसले उसके डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अभी जो है अच्छा अभी जो है आपने बड़ा फोकस किया कि हेल्थ के साथ साथ आपने थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी, आपने वर्जिश करनी है, मूव करना है कि ज़रा हड्डी के ऊपर थोड़ा स्ट्रेस आए और वो ताकतवर हो। अब यहाँ पे भी इनको थोड़ा सा ये समझा दें, या तो आपने एक्सप्लेन किया कि बोन की फ्रेजिलिटी एक एवरेज इंसान से ज़्यादा है, उसके अंदर टूटने का या डैमेज होने का जो खदशा है वो ज़्यादा है, मगर साथ साथ आप ये भी कह रहे हैं कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी 100% रखें। अब इसमें एहतियात बता दें, किस तरह की चीज़ से दूर रहना है, क्या नहीं करना, क्या हम वेट्स कर सकते हैं, भाग दौड़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? नहीं, आप वॉक कर सकते हैं, वॉक कर रहे हैं, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज हैं जो कि हड्डी को मजबूत करती हैं, योगा है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, नॉर्मल वॉक है, ये सारी चीजें जो है आपकी हड्डियों की सेहत के लिए बेहतर हैं। लेकिन घर में जो डायबिटिक्स है, स्पेशली ओल्डर पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, आपने कोशिश करनी है कि आपके घरों में छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं, अनइवन चीजें ना हो, जो छोटे रग्स डाल देते हैं वो ना हो, उनके जूते इस तरह से हो के कहीं फंस गए, आपका जो वॉशरूम है उसमें आपने स्पेशल अरेंजमेंट्स करनी है कि आपने कोई ऐसी चीज नहीं डालनी कि स्लिपरी हो गई या पेशेंट गिर गया, क्योंकि ये ट्रिवियल ट्रॉमा। वैसे ही ओल्ड एज में ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों का भुरभुराहन होता है, लेकिन शुगर में तो वो कई फोल्ड इंक्रीज हो जाता है। सही बात। तो इसको हमने बचाना है कि जो हमारा पेशेंट है या हमारा जो ओल्ड एज बंदा है घर में, वो हेल्दी फिट रहे, गिरने से बचे, ताकि हम उस लेवल पे ही ना जाएं, प्रिवेंशन पे जा रहे हैं। और इसी में हमारा जो एम्फेसिस है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यही है कि हमने अपनी सेहत को इस तरह से मेंटेन करना है, शुगर को कंट्रोल करना है, हमने उसकी कॉम्प्लिकेशन से बचना है। लेकिन स्पेशली जो कॉम्प्लिकेशन आपको बेड पे डाल देगी वो है हड्डी का टूटना या जोड़ का टूटना या जोड़ों का खराब होना। वो हम अगर बहुत पहले से उसका ख्याल रखना शुरू करेंगे तो हम एंड तक सक्सेसफुली कामयाब होंगे कि हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी रहे और हम ठीक रहे। अभी आपने जॉइंट्स का जिक्र किया, आप मुझे इस सेशन से पहले बता रहे थे शार्कोट जॉइंट, जी हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बेसिकली जो न्यूरोपैथी होती है ना, जो शुगर है या ज़ियाबतीस है, इसमें क्या होता है कि जो शुगर का लेवल है वो आपके जिस्म में बढ़ जाता है। ठीक है। और ये शुगर जो है ये क्या करती है, जो हमारी नर्व्स हैं उसके अंदर जाके डिपॉजिट होती है। ठीक है। तो जो हमारी एक करंट की जो जिस तरह से असाबी हमारे जो भी सिस्टम है बॉडी में, जो हमारी नर्व्स हैं या नर्वस सिस्टम है,
उसकी जो उसकी आप कह लें कि जो उसकी पूरी कैपेबिलिटी है उस पर वो काम नहीं कर रही। ओके। आपको क्या आपने देखा होगा कि लोगों में पैरों में नीडल्स एंड पिंस, पैरों में सुइयां चुभती हैं, ग्लव्स एंड स्टॉकिंग न्यूरोपैथी, लोगों को लगता है कि मेरे पैर जो हैं वो जलते हैं या पैरों में हिस खत्म हो रही है, मुझे फीलिंग नहीं आ रही, अच्छा। जूता निकल जाता है या मुझसे बैलेंस नहीं हो रहा होता। तो वो जो न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज हो रहे होते हैं। राइट। जब न्यूरॉन्स डैमेज हो रहे हैं तो आपको पता नहीं चलता आप जूता, इसीलिए तो फुट केयर बड़ी इंपॉर्टेंट है शुगर के वाले जी मरीजों में। जी। हम देखते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता और हमारे फुट पे अल्सर्स बन जाते हैं यस। क्योंकि हमें पेन की फीलिंग नहीं आती। सही। इसी तरह जब अल्सर बनता है तो खून की सप्लाई कम हो रही होती है उस रीजन में, वो अल्सर हील नहीं होता, वो जो इन्फेक्शन है वो हड्डियों में सरायत कर जाता है। तो नौबत कहाँ तक जाती है, लंबे लंबे अरसे के लिए आपको वुंड केयर करनी पड़ती है, रादर इवेंचुअली आपको टांग या अंगूठा कई दफा कटवाना पड़ जाता है। इसी तरह जोड़ों में भी जो हिस्सा है मूवमेंट की आपको पता ही नहीं चलता, जोड़ डैमेज हो रहे होते हैं और आपको आप चल रहे होते हैं। पेशेंट हमारे पास आते हैं जोड़ सूजे हुए हैं, जोड़ बहुत आप कह लें कि उनकी शक्ल बदल जाती है, उनमें डिफॉर्मिटीज होती है, लेकिन मरीज जो हैं वॉक कर सकते हैं क्योंकि उनको दर्द नहीं हो रहा होता। और बड़ी ही डिवेस्टिंग कंडीशन होती है जिसमें कि बड़े ज़्यादा प्रॉब्लम है एंड दे आर वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। राइट। अभी आपने एक और बहुत अहम खाद की कि आपकी जो हड्डी है वो बनना 28 साल की उम्र पे रुक जाती है, पर जी हाँ, उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो पीक बोन डेंसिटी है, दैट वी कैन अचीव टिल 28 और 29, इस एज तक जो बन गया सो बन गया। इसके बाद आइदर वी मेंटेन इट और इट डिटीरियोरेट्स। राइट। उसको बचाने का यही तरीका है कि हम कैल्शियम को लें। पहले तो ये है कि हम अपनी बोन की जो हमारे जो यंगर पॉपुलेशन की मैं बात करूंगा, हमारे बच्चे हैं, हमारे जो स्कूल गोइंग पॉपुलेशन है, व्हाट दे आर डूइंग, वो कोला पे फिजी ड्रिंक्स पे आ गए हैं, वो दूध का इस्तेमाल नहीं है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी उस तरह से नहीं है जी। उनकी जो है जो कह ले कि उस तरह से उनकी हैबिट ही नहीं है कि दूध पिए, दही खाएं। और विटामिन डी बाहर नहीं जाते, ग्राउंड्स में नहीं जाते ड्यू टू दीज मॉडर्न गैजेट्स, मोबाइल, लैपटॉप्स, इंटरनेट की वजह से दे आर बाउंड टू स्टे एट होम। बाहर निकलेंगे तो उनकी एक्टिविटी होगी, एक्टिविटी होगी तो बोन पे स्ट्रेस पड़ेगा, बोन ग्रो करना शुरू करेगी। और ये सारी चीजें लैग करते हुए होता क्या है, ग्रोथ बोन की 18 साल तक कद तो बढ़ता है लेकिन जो हड्डियों की अपनी साख्त है, जो स्ट्रेंथ है, वो उस तरह से नहीं आती। और 28 साल तक जब वो पहुंचते हैं तो बोन ने वो लेवल ही नहीं लिया होता। सही। उसको हम कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया का मतलब है सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन। अच्छा। बच्चे स्कूल से आते हैं, कहते हैं हमें दर्द हो रहा है, वो कहते हैं हमारे जिसमें में दर्द है, मसल एक हो रही हैं, हमसे सीढ़ियां नहीं चढ़ी जा रही हैं, हमसे बाहर नहीं जाया जा रहा। तो इसकी रीजन यही है। सही। ऐसे ही डायबिटिक्स हैं जो इंसुलिन पे डिपेंडेंट हैं, यंगर लोग हैं, उनको तो ज़्यादा केयर करनी है, उन्होंने ज़्यादा ख्याल रखना है अपनी कैल्शियम का, मैग्नीशियम जो कि पिल्स आती हैं। बेसिक वही बात दोबारा से मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ, आपने लेनी है और लगातार लेनी है, ये नहीं है कि हमने छोड़नी है। कैल्शियम पे फोकस करें, मैग्नीशियम पे फोकस करें। वो डाइटरी सोर्सेज जो हैं वो दूध है, दही है और नट्स हैं। मैग्नीशियम एक ऐसी चीज़ है जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है बोन हेल्थ के लिए और वो सिर्फ नट्स में होती है। okay. तो आमतौर पे नट्स हम खाते हैं सर्दियों में 1 या 2 महीने के लिए, मैक्सिमम 3 महीने के लिए। तो उसका हल यही है कि आप पिल की फॉर्म में, कैल्शियम की डिफरेंट फॉर्म्स अवेलेबल है मार्केट में। एक और मिथ जो है, लोग समझते हैं कि कैल्शियम खाने से गुर्दे में पथरी होती। अच्छा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फोकस पे हम बात करना चाहेंगे। कैल्शियम अगर कोई लेता है तो उसको पथरी नहीं होती। जिन लोगों में कैल्शियम कम होती है उनका पैराथायराइड ग्लैंड हाइपर एक्टिव हो गया होता है, किडनी जो है वो आपका कैल्शियम बचाने की कोशिश कर रही होती है, फॉस्फेट को एक्सक्रीट कर रही होती है, तो क्या होता है, तब किडनी स्टोन बनते हैं। तो ये एक मिथ है जो लोगों को पता नहीं है। कैल्शियम लेना प्रिवेंट करता है किडनी स्टोन से। राइट। ठीक है, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है। अच्छा,
आई थिंक आपने खुद ही जो है मेरे जितने सवाल थे उनको वन बाय वन जो है आपने सब डील कर दिया है। 28 साल की उम्र तक जो है अगर आपकी ये हड्डी का ये एस्पेक्ट बन रहा है कि वो कितनी ठोस हो रही है, तो आपने अगेन वो भी आपने समझा दिया कि बच्चे अपने आप को उस तरीके से, और बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है, उनके हाँ अम्मा अब्बा की जिम्मेदारी बिल्कुल है कि वो उनको उस तरह की ग़िज़ा दें, उन्हें खिलाएं पिलाएं, क्योंकि हड्डी ने इसके बाद आगे जाके मजबूत नहीं होना। जो बना लिया है बस वो एसिड डिप्लीशन है उसके हाँ आगे, जी। बस और कुछ नहीं है। ठीक है, और जी अब एक बात रह गई, मैं आपकी बात काटूंगा। बताएं। हमने देख लिया कि हमने बोन हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, फिर वही एम्फेसिस लाइफस्टाइल, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, ये हमने लेना है और लेते रहना है जी। ये जो है ना बेसिकली दीज आर कॉल्ड एज ओवर द काउंटर ड्रग्स है, ये Yes. दवाई नहीं है, दीज आर द फूड सप्लीमेंट्स। इन फूड सप्लीमेंट्स को हम जरूरी नहीं है कि डॉक्टर हमें लिख के दे, हम खुद भी इसको नेट पे सर्च करें या किसी से पूछें, खा सकते हैं। ठीक है, मिल जाती हैं आमतौर पे, आप कहीं पे चले जाए आपको ये अवेलेबल है वाइडली पूरे दुनिया में, पाकिस्तान में बहुत आ गया। हाँ जी। अब है कि अगर किसी बंदे को 50 के करीब या खातून जैसे हम जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, हमने इसको आगे देखना कैसे है, इसको कैसे इस पे हमने नजर रखनी है। सही है। तो उसके लिए एक हम टेस्ट करते हैं जिसको हम डेक्सा स्कैन कहते हैं जी। दैट इज टू मेजर द बोन डेंसिटी। जो पेशेंट, जैसे आपने कहा कि ये एक रिस्क फैक्टर है डायबिटीज में, हड्डी का फ्रैक्चर होना या बोन हेल्थ एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है। तो अपनी बोन हेल्थ को कैसे जांचेंगे? एक तो मैंने कह दिया कि शुरू से ही आपने देखना है, अपने आप ख्याल रखें। अब एक हम टेस्ट कराते हैं जिसको डेक्सा स्कैन कहते हैं, जिसे हम बोन डेंसिटी लेते हैं कि भाई इस बंदे की बोन डेंसिटी कितनी है, और वो बोन डेंसिटी का एक लेवल है, अगर उससे कम हो तो हम उसको लेबल करते हैं कि शी और ही इज ऑस्टियोपोरोटिक। ऑस्टियोपोरोसिस का डायग्नोसिस बनाते हैं। फिर स्पेशली पोस्ट मिनोपॉजल जो खवातीन होती हैं 50 साल के बाद, फिर हमें उसमें देखते हैं कि इसमें रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं। जैसे डायबिटीज इज एन इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर कि हड्डियां कमजोर होनी है। कुछ लोग दवाइयों पे होते हैं, सर्टेन दवाइयां खा रहे होते हैं, वो आपकी हड्डियों को कमजोर कर रहे होते हैं। कुछ लोगों में कोई और इश्यूज होते हैं, वो रिस्क फैक्टर्स हैं। फैमिली हिस्ट्री है जी, आपका लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग है, आपका वेट है जी, ज्यादा और कम दोनों जो है ये रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। ठीक है। इन सारी चीजों को देखते हुए जब हम डेक्सा स्कैन कराते हैं तो फिर हम देखते हैं कि ये पेशेंट किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। उसके लिए फिर कुछ दवाइयां भी हैं जो कि हम देते हैं पेशेंट्स में कि इनकी हड्डियों की सेहत जो है वो सही रहे। ठीक है। वो दवाई जो है वो फिर हम पेशेंट को शुरू कराते हैं स्पेशली 50 साल के बाद। अगर रिस्क फैक्टर ज्यादा हैं तो हम अर्ली ऑन देते हैं, अदरवाइज फिर हम उसको 65 के बाद देते हैं। इसी तरह जो मेल पॉपुलेशन है उसमें हम थोड़ा लेट चले जाते हैं, 70 के अराउंड या 65 के बाद। उनमें हम देखते हैं कि बोन डेंसिटी कम है, ऑस्टियोपोरोसिस है, तो ऑस्टियोपोरोसिस को मैनेज करने के लिए मेडिसिन अवेलेबल हैं जो कि इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है, टेबलेट के फॉर्म में भी आती हैं। खुराक, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल के साथ अगला ऑप्शन हमने इंक्रीज कर दिया कि दवाई, मेडिसिन। एंड दीज मेडिसिन डिफरेंट तरह की हैं जिसमें हम ईयरली इंजेक्शन देते हैं, 1 साल में एक टीका लगता है। एंड वी दैट इंजेक्शन या दवाई जो है हम महीने में एक गोली देते हैं या हम वीकली एक गोली देते हैं। एंड ये सारी दवाइयों को हम 3 से 7 साल तक लेके जाते हैं ताकि पेशेंट्स जो हैं उनमें जो हम चांस हैं फ्रैक्चर का वो कम कर सके। एहतियात अपनी जगह पे, बट प्रिवेंटिव मेजर्स कर रहे होते हैं कि हम मरीज को उस नौबत तक ही ना पहुंचने दें कि वो अपना गिर जाए या फ्रेजाइल है, हड्डी टूट जाए तो फिर वो और इश्यूज पैदा हो जाए। तो उसके लिए फिर हम दवाई देते हैं। ठीक है। और वो दवाई जो है दैट्स वेरी इफेक्टिव और हम इस्तेमाल करवा रहे हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। यानी कि हम पेशेंट्स को वो चीज बेच रहे होते हैं जो उसको दो डेकेड के बाद या 1 डेकेड के बाद या उससे भी बाद आनी है। मरीज को नहीं पता होता कि डॉक्टर मुझे जो दवाई दे रहा है अभी तो मुझे वो कुछ नहीं कर रही, लेकिन वो मेरे आने वाले वक्त में मुझे हेल्प करेगी। बिल्कुल सही है। एक सवाल आया हुआ है
बुरहान साहब से। ही इज़ आस्किंग अबाउट बोन ग्रोथ मेडिसिन्स। तो दोनों एस्पेक्ट दे दें कि एक हाँ तो आपका ओपिनियन क्या है, ठीक और है। अगर तो आप इसको सपोर्ट करते हैं तो ये कौन सी एज में, किस उसमें अच्छा होता है। हम्म अच्छा, इस पे ना पहले बात हो गई है। हम्म बोन ग्रोथ जो है ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ये हम्म कुदरती तौर पे जैसे हमारे बाल बढ़ते हैं हम्म इसी तरह बोन जो है वो कुदरती तौर पे बनती है, हम्म रिमॉडल होती है, बनती। एक तरह के सेल्स होते हैं जो बोन को बनाते हैं, हम्म और दूसरी तरह के सेल्स होते हैं जो बोन को ऑस्ट्रलाइज करते हैं या उसको मैनेज कर रहे होते हैं, हम्म खाते हैं आप कह सकते हैं उर्दू में। ठीक है। तो ये एक बैलेंस चलता है। 50s के बाद खवातीन में ये बैलेंस जो है ये ईस्ट्रोजन, या जब तक मेंसेस आते हैं औरतों में हड्डियों के जो दोनों बैलेंस बराबर रहता है। सही है। जैसे ही मीनोपाज या सानियाज जिसको हम कहते हैं मेंसेस बंद होते हैं, हम्म तो जो ईस्ट्रोजन का इफेक्ट है वो कम हो जाता है, और हम्म जो बोन बनाने वाले सेल्स हैं हम्म वो थोड़े से कम काम करते हैं, और जो खाने वाले हैं वो ज्यादा करें। ठीक है। इसीलिए ऑस्टियोपोरोसिस यही फिनोमेना है। सही है। तो वैसे कोई ऐसी दवाई नहीं है जो कि हड्डी की हेल्थ में हेल्प करे। पहले बात हो गई विटामिन डी, यस, दैट इज फ्रॉम द सन, Sun. नेचर से। बात ये हुई कि सन से हम उतना नहीं ले रहे, उतना एक्सपोज नहीं कर रहे अपने आप को, तो विटामिन डी बच्चों से लेके बड़ों के लिए, पहले बच्चों के लिए ड्रॉप्स आते हैं, बड़ों के लिए पिल्स आती हैं, जी। टीके आते हैं, ये हमने लेने हैं, और किसी के मशवरे से लें तो ज्यादा अच्छा है। यस, कैल्शियम तो घर की चीज है, घर की चीज। दूध, दही, चीज, ये डेयरी है, ऑरेंज जूस है, उसमें भी थोड़ा सा, ये तीन जो दूध वाली चीजें हैं या दूध से बनी चीजें हैं, इनमें कैल्शियम अबंडेंट है। बिल्कुल। लेकिन जो आपकी ब्रोकली है, वेजिटेबल्स हैं, इनमें है तो सही, लेकिन इट्स नॉट इन दैट अमाउंट। राइट। तो बेसिकली तो हेल्दी खाना भी इस तरह से कि आपका वेट ना बढ़े। यस। आपने हड्डियों को ओवरबर्डन नहीं करना, आपने बैलेंस डाइट लेनी है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, एंड एक्सरसाइज करनी है, और फिट रहना। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बड़ा ही हमें एनर्जेटिक सेशन दिया, और बिल्कुल A to Z यू हैव हेल्प्ड अस अंडरस्टैंड। और ये जो आपने ब्रेक डाउन दिया है ना कि एक गिलास दूध में, दही में कितना कितना कैल्शियम होता है, और ऑन दी अदर हैंड वी आर अ टी ड्रिंकिंग नेशन, तो जो है हम जितना चाय पी रहे हैं उसके हिसाब से फिर उसे कॉम्पनसेट भी करना है। हाँ बिल्कुल, चाय जरूर पिए, लेकिन अगर चाय पी रहे हैं तो अपना उस हिसाब से दूध, दही, जो भी आप ले सकते हैं डेयरी वो लें। लेकिन जो अच्छी हैबिट है वो है ग्रीन टी, दैट्स अ गुड थिंग। वो जो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग है, वेट कम करती है। ग्रीन टी की आदत बनाएं बजाय इसके कि आप ब्लैक टी पिए। हाँ, 1-2 कप पीने में हर्ज नहीं है, अगर आप अपनी बॉडी को दूसरी तरह से मेंटेन कर रहे हैं तो यू कैन टेक कॉफी, यू कैन टेक, उसके अपने फायदे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेटिंग द बोन हेल्थ। ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है चाय कॉफी में, लेकिन ज्यादती नहीं होनी चाहिए, अबंडेंस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को अपना डेक्सा स्कैन करवाना है, वो फैसिलिटी भी हमारे, विटामिन डी का लेवल आप करा सकते हैं वक्तन फक्तन। लेकिन उसमें ये होता है कि जब आप जैसे ही विटामिन डी का पिल लेते हैं या टीका लेते हैं 2 लाख इंटरेक्शन यूनिट वाला, वो आपका लेवल बहुत अच्छा चला जाता है, हफ्ते 2 हफ्ते बाद दोबारा फिर नीचे आ जाता है। तो एम्फेसिस इस बात पे है कि आपने लेना है, और किसी के मशवरे से ले लें ताकि आपको कोई सही गाइड कर दे कि कैसे लेना है। उसके लिए मेंटेनेंस, जो बेसिकली विटामिन डी की जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है वो है 600 इंटरनेशनल यूनिट डेली, वो आपको सूरज से मिलते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान है, यहाँ पे आप देखें स्मोक बहुत है, हमारा जो ओजोन लेयर है वो खराब है, तो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन बड़ी ज्यादा है, तो जो सनलाइट है वो उस तरह से नहीं आती। हमारे रंग जो है वो उस तरह से व्हीटिश है या गंदमी है। फेयर कलर के जो लोग हैं उनमें ज्यादा अच्छी एब्जॉर्प्शन है। सन के अंदर बेसिकली अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो कि स्किन पे पड़ती हैं, तो वो विटामिन डी को बनाती हैं। बिल्कुल सही। तो हमारे जो लोग शहरों में रहते हैं उतनी प्योर एयर नहीं मिलती, प्योर लाइट नहीं मिलती, और फिर लाइट में भी अगर आप डायरेक्टली एक्सपोज हैं तो है, अगर आप सन वाले जो शीशे वाले कमरे में हैं या गाड़ी में धूप ले रहे हैं
तो वो इतनी अच्छी धूप नहीं है। बिल्कुल ठीक इसी है। तरह ही जो सर्दियों की धूप है उसमें भी वो वेवलेंथ नहीं होती, 300 नैनोमीटर वेवलेंथ है ये जो होनी चाहिए। यूरोप में तो इससे ज्यादा अगर ये वेवलेंथ है तो ये सन बर्न करती है या ये कैंसर का बायस बनती है। फेयर स्किन पीपल जो हैं वहां पे लोगों ने जो कह लें सन, ये जो हम लगाते हैं मास्क, सन ब्लॉक्स, ये क्या करते हैं, ये अल्ट्रावायलेट रेज से बचाते हैं ताकि आपको कैंसर ना हो। ये तो उन्होंने बेच लिया। बट ये जो विटामिन डी है अब इसकी अवेयरनेस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गई है जी। एंड ये एक मैजिक पिल है, इसको आप फोकस करें, इसका ख्याल रखें और इसको मैनेज करें कि आपकी बॉडी में पूरा है तो बड़ी सारे आपके मसले ठीक हो जाएंगे। जाते जाते मैं ये बात करूं कि ये विटामिन डी जो है इसको लेने से आपको जो ये भूलना शुरू हो जाता है 40s में वो बेहतरी आ जाती है, डिमेंशिया के चांसेस कम हो जाते हैं, वेट रिडक्शन के लिए विटामिन डी और कैल्शियम का बहुत ज़्यादा रोल है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कोविड जैसे अभी गया है, कोविड या कोरोना जो है, जिन लोगों का विटामिन डी अच्छा था उनमें कोरोना बहुत कम हुआ या उनको हुआ तो उनको कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई। इसी तरह से ही जो लोग प्री डायबिटिक्स हैं, आप लोग इस टर्म से फेमिलियर होंगे कि जो शुगर का एक वो लेवल है जिसपे आपके चांसेस हैं कि आप बद परहेजी करें तो आप शुगर आपको हो जाएगी जी। तो उसके लिए भी अगर विटामिन डी आप इस्तेमाल करते हैं तो वो बड़ा एक अच्छा फैक्टर है कैल्शियम के साथ कि आपको चांसेस हैं कि आप प्री डायबिटीज से डायबिटिक नहीं होंगे। आपका वजन कम कराती है, आपका इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, इसीलिए तो कोरोना नहीं हुआ जिन लोगों की विटामिन डी था। और अब कोरोना में लोग और अवेयर हो गए हैं कि विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन सी आपने देखा है बेतहाशा लोगों ने इस्तेमाल किया है। तो हमारा बेसिक एम्फेसिस यही है तो डायबिटीज थी लेकिन हमने बात वो की कि डायबिटीज तो है ही है लेकिन डायबिटीज अगर आपको है या नहीं है इस पे एम्फेसिस रखना है और डायबिटीज से भी बचेंगे, हड्डियां भी हेल्थी रहेंगी और आप अपने लाइफस्टाइल को इजीली एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अगर आप इनसे इनका अपॉइंटमेंट चाहते हैं, इनसे मिलना चाहते हैं, मशवरा चाहते हैं, अपनी बोन हेल्थ के ऊपर ज़्यादा डिटेल में बात को समझना चाहते हैं, आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करें, इनसे अपॉइंटमेंट लें और ज़रूर इनसे मिलें। अपनी हड्डियों का ख्याल रखें, धूप में जाएं, दही दूध पिएं, चाय थोड़ी कम कर दें। Inshallah, see you next time with a brand new session and a brand new topic linking to diabetes. Until then, Allah Hafiz, Pakistan Zindabad.